क्या होता है डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले मेरे को अभी तक जितना पढ़ा है कुछ क्वेश्चंस कराया जाए, तब फिर मैं इनके बारे में बताता हूँ। जरा असाइनमेंट लगाइए आज। नंबर 2, जो पढ़ा था आज उसके क्वेश्चंस करिए। चलिए, आज जो पढ़ा है उस पे बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, अभी तक जितना पढ़ा है उनको भी बताता हूँ, जिससे जो पढ़ा है उसको एकदम पक्का हो जाना चाहिए। अपने क्वेश्चंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो सब क्वेश्चन चाहिए। थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, सबको विजिबल होना चाहिए 1 से लेकर 7 तक। आराम से करिए, सब हो जाएंगे। सब कर लीजिए 1 से लेकर 7 तक। बहुत आसान से पूछा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, बीटा पार्टिकल का मिशन कब होता है? जब n/p का रेशियो रिकॉर्ड स्टेबिलिटी से ज्यादा होता है। तब होता है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। आंसर इज लास्ट। नंबर 2, n/p का रेशियो ज्यादा है, बीटा पार्टिकल का मिशन करता है। ये पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, गामा रेज का मिशन जब न्यूक्लियर एक्साइटेड होता है तब एक्सेस एनर्जी को गामा रेज के फॉर्म में एमिट करता है। बी पार्ट। के इलेक्ट्रॉन की कैप्चरिंग होती है तो क्या होता है? प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में न्यूट्रोनोस निकलते हैं। आंसर इज ए पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा है, फिफ्थ क्वेश्चन बेटर है। क्या आपका आंसर सही है फिफ्थ क्वेश्चन का? आइडेंटिकल न्यूक्लियस बनना चाहिए दोनों से। बेटा अल्फा निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, मास नंबर 4 से कम होता है। बीटा प्लस निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 से कम होता है, तो ये नहीं हो सकता। बी निकलता है, के इलेक्ट्रॉनों की कैप्चरिंग होती है तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है। बीटा माइनस मतलब बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। बेकार। सी पार्ट, दोनों सी पार्ट में चाहे के इलेक्ट्रॉनों की कैप्चरिंग हो या बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन निकले, दोनों केस में एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, मास नंबर वही रहता है। क्या इसका आंसर सी पार्ट होगा? लास्ट पार्ट गलत। सिक्स क्वेश्चन,
लिया होगा, आंसर लिखिए 6 क्वेश्चन का जल्दी से। अरे आइसोडाइफर कब बनता है? जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम रहता है, और वो तब होता है जब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। चाहे एक निकालो, चाहे दो निकालो, चाहे एन निकालो, अल्फा पार्टिकल निकलता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम रहता है। चाहे एक निकले चाहे 10 निकले, क्या फर्क पड़ता है? उनको आइसोडाइफर्स कहते हैं। आंसर इज सी पार्ट। 7th क्वेश्चन, ए पार्ट। अल्फा पार्टिकल का मिश्रण होता है तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों कम होते हैं। आंसर पी एंड आर, बी पार्ट। जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं, मास नंबर में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ता है, सिर्फ एस से मैच होता है। सी पार्ट, गामा रेस कोई भी चेंज नहीं होता है, क्यू से मैच होता है। डी पार्ट, एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन करते हो तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर घट जाता है, मास नंबर वही रहता है, आर। हो गया? बहुत आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इससे आसान तो क्या हो सकता है? चलिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। मैं क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं, करते रहिए। 8th, 9th, 10th, 11th, 4 क्वेश्चन लीजिए। बहुत अच्छा। 8th में अल्फा बीटा कितने निकले हैं? 232 को 220 से घटाओगे तो 12, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, 3 अल्फा निकले। अल्फा 3 निकले तो कायदे से एटॉमिक नंबर 6 से कम होना चाहिए, लेकिन के कम 3 से हुआ तो 3 बीटा भी निकले। आंसर इज सी पार्ट। 9th क्वेश्चन, बेटा ए और डी आइसोटोप्स हैं, बिल्कुल है। बी सी डी आइसोबार्स हैं, बिल्कुल सही है। ए और बी, अल्फा निकला है ए से तब बी बना है, तो आइसोडाइफर्स हैं, सी सही है। आइसोटोन्स नहीं, नो, आइसोटोन्स तब होते हैं जब न्यूट्रॉन सेम होते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन सेम नहीं है, कहीं पर भी नहीं। 10th क्वेश्चन, बहुत आसान सा काम है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने। आर एन 19 लिखा होगा, मास नंबर 219 को 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। बहुत आसान सा तरीका। मास नंबर 219 लिखा है, 4 से डिवाइड करो, 3 बचेगा। तो ये 4n+3 सीरीज का मेंबर है, उसी सीरीज के दूसरे मेंबर ढूंढने हैं
तो उनके भी मास नंबर को 4 से डिवाइड करो, 3 बचना चाहिए, चेक कर डालो। ए वाला सही है, बी वाला नहीं, क्योंकि उसको 232 को 4 से डिवाइड करोगे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। सी वाला सही है, लास्ट वाला सही है, चेक कर। इलेवेंथ क्वेश्चन करो भैया, करो शंभू, करो। ऐसे कैसे करोगे? गलत कर रहे हो। एटॉमिक नंबर घटना चाहिए, घटना चाहिए। पॉजिट्रॉन के एमिशन से एटॉमिक नंबर घटता है, अल्फा मिशन से घटता है, बीटा मिशन से बढ़ता है, के इलेक्ट्रॉन की कैप्चरिंग से घटता है। बताया तो था, तो कैसे बताएं? आंसर्स आर ए बी डी। फिर लिख रहा हूं, करिए 12th 13th 14th 15th 16th। ये मैंने कल की क्लास के लिए, जो कि 7 बजे इवनिंग, ऑर्गेनिक क्लास के लिए टॉपिक्स बोल दिए। फर्दर नोट करिए, सैटरडे 3:45 संडे 4 बजे से इन दोनों क्लासेस में इनऑर्गेनिक की क्लास, जनरल, मैसेज पहुंच जाएगा आपके पास। लेकिन अभी सुन लीजिए, कल शाम को 7 बजे ऑर्गेनिक टॉपिक्स बता दिए, सैटरडे को 3:45, संडे को 4 बजे शाम को इनऑर्गेनिक की क्लास। नोट डाउन।
मैंने अभी आपको क्वेश्चंस दिए थे 12th, 13th, 14th, 15th and 16th. ट्वेल्थ क्वेश्चन, क्या आपने आंसर लिखा 12th का? देखो 12th का आंसर लिख के दीजिए। पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो यार। सोडियम लिखा है ना, देखो पढ़ना तो सीखो यार, तो पढ़ना भी नहीं आता। 11 लिखा है, 20 लिखा, तो इसमें न्यूट्रॉन हुए 9। आते कि नहीं, वो भी निकालने नहीं आते। हमें तो लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को एटॉमिक नंबर लिया है, मास नंबर लिखा है, तो तुम्हें न्यूट्रॉन निकालने भी नहीं आते हो। मुझे मालूम है अच्छी, पता नहीं कैसे स्टूडेंट्स हैं यार। और प्रोटॉन 11, उसका n बाई पी का रेशियो 9/11 है, जो कि 1 से छोटा है। और लाइटर एलिमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए n बाई पी का रेशियो 1 होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 20 के लिए एटॉमिक नंबर का 11 है, वो 1 से छोटा है, तो n बाई पी का रेशियो बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? अल्फा थोड़ी ना, क्या करे बढ़ाने के लिए, क्या करेगा? या तो वो अल्फा डिके करता है, सुनते रहे ना, अल्फा डिके करता है, या पॉजिट्रॉन एमिशन करता है, या के इलेक्ट्रॉनों की कैप्चरिंग करता है। लेकिन अल्फा पार्टिकल का जो एमिशन की बात करते हो, वो हैवी न्यूक्लियस में होता है। जो लाइटर न्यूक्लियस होते हैं, जिनका n बाई पी का रेशियो कम है, 20 से कम है, जिनका एटॉमिक नंबर, वो अपना n बाई पी का रेशियो बढ़ाने के लिए या तो पॉजिट्रॉन का मिश्रण करते हैं, या के इलेक्ट्रॉनों की कैप्चरिंग करते हैं। ये अल्फा पार्टिकल का एमिशन हैवियर एलिमेंट्स का होता है फिनोमेना। इसलिए मैं इसका ए पार्ट नहीं बोलूंगा, इसका आंसर सिर्फ लास्ट पार्ट। रिपीट कर रहा हूं बात को, फंडामेंटली सीखो। ठीक है, आप कहते हैं अल्फा पार्टिकल के एमिशन से n बाई पी का रेशियो बढ़ता है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये अल्फा एमिशन हैवी एलिमेंट्स का फिनोमेना होता है। लाइटर एलिमेंट्स में n बाई पी का रेशियो बढ़ाने के लिए पॉजिट्रॉन एमिशन या के इलेक्ट्रॉनों की कैप्चरिंग। दिमाग में चला गया? 12th क्वेश्चन समझ गए? 13th क्वेश्चन अपने आप निकाल सकते हो यार, क्या बता दूं। देखो तुमने यहां से शुरू किया, तुमने पहले एल तक बनाया, एल तक बनाया तो एक अल्फा दो बीटा निकले, तो इसका जो भी बना उसका एटॉमिक नंबर तो वही रहा, मास नंबर 4 से कम करके 234 हो गया। अब तुमने कहा एन अल्फा निकले, और ये एम बनाया 84 218 का, तो 234 में से 218 घटा दो, कितना हो जाता है? 16। तो कितने अल्फा निकले? 4 से डिवाइड कर, 4 अल्फा निकले। आंसर सेकंड। 14।
बेटा सोडियम 11-23 से अगर पॉजिट्रॉन निकलेगा तो जो भी बनेगा ए, उसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, मास नंबर वही रहेगा। आंसर इज सी पार्ट। 13 का सी पार्ट सही है, सॉरी 14 का सी पार्ट सही, बिल्कुल। 15 जो पेरेंट एलिमेंट है, ये दिया हुआ, कहता है कि सीरीज में सिर्फ अल्फा बीटा डिकेज हो रहे हैं, मतलब नेचुरल सीरीज है, तो इसके 234 को 4 से डिवाइड कर, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इस सीरीज का जो मेंबर नहीं हो सकता है वो बताना। ए में तो 2 बचेगा, मास नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, बी को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, बी पार्ट मेंबर नहीं हो सकता। सी को 210 को 4 से डिवाइड करो, 2 बचेगा। 230 को 4 से डिवाइड करो, 2 बचेगा। तो ए सी डी तो मेंबर्स हैं, लेकिन जो मेंबर नहीं है वो सेकंड पार्ट। 16th क्वेश्चन, अब आंसर बताओ। 16 का आंसर सही होना चाहिए आपका। इतने बताने के बाद सही नहीं है तो बुद्धू कहलाओगे, बेवकूफ कहलाओगे। यस, आंसर इज ए पार्ट। क्यों? क्योंकि जब n 12 7 की बात करोगे तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 6, सॉरी 5। तो n/p का रेशियो 5/7, छोटा है, पॉजिट्रॉन देगा। O की बात करोगे 8 18, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 10, प्रोटॉन 8। n/p का रेशियो 1 से बड़ा, बीटा पार्टिकल एमिट करेगा। F 9 20, न्यूट्रॉन्स 11, प्रोटॉन 9, n/p का रेशियो 1 से बड़ा, बीटा पार्टिकल एमिट करेगा। नियॉन 10 20, न्यूट्रॉन 10, प्रोटॉन 10, n/p का रेशियो 1, स्टेबल है। तो इसने पूछा पॉजिट्रॉन निकलना चाहिए, तभी निकलता है जब n/p का रेशियो छोटा होता है 1 से, लाइटर एलिमेंट के लिए। आंसर सिर्फ ए पार्ट है। ओके, 17th करिए, 18th करिए। थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा सा ऊपर खिसका दीजिए, 17 18 19 20। 19 करिए, 20 करिए। इक्कीस भी करिए, कोशिश करिए बेटा। टाइम दीजिए, आराम से करिए, होना चाहिए सही, इंपॉर्टेंट ये बात।
17 बेटा, एटॉमिक नंबर ज्यादा करना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर 17 का सेकंड पार्ट है, क्योंकि बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, तो इसका आंसर सेकंड पार्ट। ये तो आसान। 18 एक्स की हाफ लाइफ 30, वाई की हाफ लाइफ 2 दिन। जिसकी हाफ लाइफ कम होगी जल्दी जल्दी जाएगा, रेट ज्यादा होगा, रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा है धीमे धीमे आधा होगा, रेट कम होगा, रेट कांस्टेंट कम होगा। तो इसका मतलब ए पार्ट गलत। बी पार्ट, एक्स से वाई बना, अल्फा निकल के, वाई से जेड बना, 2 बीटा निकल के, तो एटॉमिक नंबर एक्स और जेड के सेम होंगे। बिल्कुल सही है बी पार्ट, बी पार्ट सही है। सी पार्ट, एक्स से वाई बना, वाई का मास नंबर 4 से कम हो गया, ज्यादा लिखा है, गलत। सी पार्ट। डी पार्ट, वाई से जेड बना, वाई से जेड बना, कैसे बना? बीटा पार्टिकल निकल के बना। बीटा पार्टिकल निकल के निकला, वो तो क्या होंगे? आइसोबार्स। गलत। तो आंसर 17 का बी पार्ट और 18 का भी बी पार्ट। एक बात तो पहले क्लियर है। 19 इसलिए आसान है। लेड क्या रेडियो एक्टिव होता है? नहीं। जब लेड रेडियो एक्टिव नहीं होता है तो डिके करेगा ही नहीं। जब डिके नहीं करेगा तो आधा करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? इनफाइनाइट। आंसर इज सेकंड पार्ट। ठीक चल रहा है? हाँ। 20 सुनना ध्यान। 20 में तुम्हें पोजीशन किसकी दी है? लेड की पोजीशन दी है, फोर्थ बी। लेड की पोजीशन दी है, फोर्थ बी। ध्यान देखो, 20 क्वेश्चन में लेड की पोजीशन फोर्थ बी है और लेड पी से बना है, तो ओरिजिनल वाला जो लेड बना होगा उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ होगा, 2 यूनिट पीछे गया होगा, तो ओरिजिनल वाला 2 यूनिट आगे होगा। तो किसमें? फोर्थ बी से सिक्स बी में होगा। आंसर इज सेकंड पार्ट। 21 नाम निकालो। कितने अल्फा निकले? 8 अल्फा निकले, 4 बीटा निकले, 2 पॉजिट्रॉन निकले। ओरिजिनल Z92 था, फाइनल का Z बताना है। अपने आप करो, मैं क्या बताऊं? मैं आंसर सेकंड पार्ट आएगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 22। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर सकते हो तो करके दो, देखें कितने स्टूडेंट कर सकते। ज्यादा उम्मीद आपसे नहीं है, मुझे पता है कि आपके बेसिक जीरो हैं। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके बेसिक जीरो हैं। देखें कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल। बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा तभी निकाल पाएगा, नहीं तो नहीं निकाल।
अभी तक मेरे को आंसर इसका सात्विक मिश्रा ने सही दिया है, हमजा ने सही दिया है, प्रियांश शुक्ला ने सही दिया है, प्रीति दीक्षित ने भी सही दिया है, सात्विक श्रीवास्तव ने सही दिया है, अक्षत वाजपेयी ने भी सही दिया है। ये बच्चे सही दे रहे हैं। सात्विक श्रीवास्तव ने सही दिया, बाकी सब गलत कर। गौतम रघुवंशी, बहुत दिन बाद तुम हमको देख रहे हो, हमको बताओगे गौतम, आपने जो उसका आंसर दिया है वो कैसे निकाला है? गौतम रघुवंशी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने जो आंसर निकाला है वो कैसे निकाला है? जरा आंसर लिखिए। हाँ, ये जो एलिमेंट दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 63 है, ये पीरियोडिक टेबल पे कहां लाई करता है एटॉमिक नंबर 63? क्या जानते हैं? क्योंकि लेंथेनियम होता है 57, जो कि पीरियोडिक टेबल में कहां आता है? थर्ड ग्रुप में, डी ब्लॉक के पहला एलिमेंट होता है। कौन से पीरियड में? सिक्स पीरियड में डी ब्लॉक का पहला मेंबर आता है। लेकिन इसके बाद के जो 58 से लेके 71 तक एटॉमिक नंबर में आते हैं, वो मेंबर्स एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज के मेंबर्स होते हैं, जिनको अलग से बना के 14 एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है, अलग से बना के लिख दिया जाता है एफ ब्लॉक के लिए, पहली सीरीज के लिए लेंथेनाइड सीरीज 14 एलिमेंट्स। तो ये एटॉमिक नंबर 63 वाला लेंथेनाइड सीरीज का मेंबर होता है, और ये कौन से ग्रुप में? थर्ड ग्रुप में आते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं सब थर्ड ग्रुप में आते हैं। अब बोला है एक अल्फा एक बीटा निकालोगे तो क्या होगा? अल्फा निकालने से एटॉमिक नंबर 2 घटा, बीटा निकालने से 1 घटा, सॉरी 1 बढ़ा, टोटल 1 घटा, तो उसका एटॉमिक नंबर 63 से घट के क्या हो जाएगा? 62। अभी भी तो लेंथेनाइड सीरीज का मेंबर होगा, उसकी पोजीशन वही थर्ड ग्रुप होगी, वही थर्ड ग्रुप होगी। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स लाइक नहीं है कि उनको ये समझ में आए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से स्टूडेंट ने करा भी है। ये बात चलिए, अब मैं पहले आपको यूरेनियम डेटिंग पढ़ा देता। ठीक है पार्थ, ओके। हाँ, यूरेनियम डेटिंग पढ़ा देता। यूरेनियम डेटिंग क्यों पढ़ी जाती है मैंने बताया था। किसी और मिनरल, रॉक, अर्थ, उसकी एज निकालने के लिए पढ़ी जाती है। जैसे हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, एकदम अटेंड हो जाइए, अटेंटिव चाहिए। जैसे हमको कोई रॉक का टुकड़ा मिला, हमने पूछा इसका इंसेप्शन कितने लाखों साल पहले हुआ था, कितने हजारों साल पहले हुआ। तो हमको रॉक का टुकड़ा मिला, हमसे पूछा गया भैया इसकी एज क्या है,
या इसका इंसेप्शन कितने हजारों साल पहले हुआ। तो उसको करने के लिए हमको यूरेनियम डेटिंग करनी पड़ती, उसके लिए माना जाता है जब इस रॉक के टुकड़े का इंसेप्शन हुआ था तब उसमें रेडियो एक्टिव यूरेनियम रहा हो। जब इस रॉक के टुकड़े का हजारों साल पहले इंसेप्शन हुआ था तब उसमें रेडियो एक्टिव यूरेनियम रहा हो। अब भाई ये तो तब था जब इंसेप्शन हुआ था, हजारों साल निकल गए, आज हमको यूरेनियम का टुकड़ा मिला। भाई ये यूरेनियम रेडियो एक्टिव रहा होगा, उसने अपनी सीरीज चलाई होगी, वो सीरीज चला के एंड हो गए, कहां पहुंच गया होगा, लेड। कुछ यूरेनियम बचा भी होगा, ज्यादातर तो वो लेड में चेंज हो चुका होगा, कुछ यूरेनियम बचा भी होगा। लेट आपसे बोला जाए जो यूरेनियम है, लेट मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं उसकी हाफ लाइफ 1000 ईयर्स। सुनते रहे ना ध्यान से, हमसे बोला गया आज हमको जो रॉक का टुकड़ा मिला है उसकी एनालिसिस करी और उसकी एनालिसिस में देखा गया कि यूरेनियम और लेड का रेशियो 1:1 आया। आपसे पूछा इस रॉक के टुकड़े की एज बताइए, हाफ लाइफ 1000 साल। इसलिए माना जाता है यूरेनियम जो लेड में डिके किया, बीच वाले मेंबर्स में कोई केयर नहीं करते, या तो लेड बना या यूरेनियम बचा, बीच की कोई बात नहीं करते। हमका कहा गया जो रॉक के टुकड़े की एनालिसिस करी गई उसमें देखा गया कि यूरेनियम लेड का रेशियो 1:1 है, एटम का रेशियो, मोल का रेशियो 1:1। इस रॉक के टुकड़े की एज बताई, क्या कहो, अरे लेड आया कहां से, यूरेनियम के डिके से आया, तो इसका मतलब इनिशियल यूरेनियम कितना रहा होगा, 2। अरे लेड बना, एक कहां से आया, यूरेनियम से ही तो आया, तो इसका मतलब इनिशियली यूरेनियम रहा होगा 2। आज की तारीख में 1 बचा, 2 में 1 मतलब आधा हुआ, इसका मतलब इसकी एज कितनी है, 1000 साल। फिर से कहा जाए, रॉक के टुकड़े की एनालिसिस करी, देखते रहना, उसमें यूरेनियम और लेड का रेशियो देखा 1:3 है। यूरेनियम की हाफ लाइफ दी हुई है, एज बताओ, एज बताओ। तो मैं कहूंगा भैया लेड 3 कहां से आया, यूरेनियम से आया, तो इनिशियल यूरेनियम कितना रहा होगा, 4। आज कितना बचा, 1। तो 4 से 1 होने के लिए 2 बार आधा हुआ, तो उसकी एज 2 हाफ लाइफ मतलब 2000 साल हुई। हमसे कहा जाए यूरेनियम और लेड का रेशियो 1:7 है। आज रॉक की एक्सरसाइज करी गई, इसकी एनालिसिस करी गई, देखा गया यूरेनियम लेड का रेशियो 1:7 है। एज बताओ, क्या कहा, इनिशियल यूरेनियम कितना, 8। आज कितना बचा, 1। तो 8 से 1 होना मतलब 4 बार, सॉरी 8 से 1 होना मतलब 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, 3 बार आधा हुआ, उसकी एज 3000 साल है, 3000। अगर यही रेशियो 1/15 लिखा होता तो कहता इनिशियल यूरेनियम 16 है, आज 1 बचा, 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, 4 बार आधा हुआ, तो उसकी एज 4000 ईयर्स है। अगर वो और कलाकारी करता, कहता हाफ लाइफ 1000 साल है, कोई रॉक के टुकड़े की एनालिसिस करी, इसमें यूरेनियम लेड का रेशियो 2:5 है, कहता है इस रॉक के टुकड़े की एज बताओ,
कोई बात नहीं, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, 7 से 2 बचा तो हाफ ऑफ लाइफ से नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं, ये कई काहे के लिए फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पॉइंट या t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा log ऑफ m नॉट बाई n। तो क्या करना, यहां लिखना 2.303 लैम्डा की जगह 0.693 अपॉन हाफ लाइफ लगा दीजिए, एन नॉट इनिशियल, इनिशियल कितना रहा होगा, आज यूरेनियम 2 मिला है, लेड 5 मिला है, तो इनिशियल 2 + 5 7 होगा, आज 2 बचा हुआ है, सॉल्व कर लीजिएगा, अपने आप टाइम ईयर्स में निकल आए। वेट करिए, क्लियर हो गया। अब मैं कार्बन डेटिंग बता देता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया कार्बन डेटिंग क्यों पढ़ते हैं, प्लांट, ट्री, वुड, फॉसिल्स, कोई वुडन आर्टिफैक्ट होता है, उसकी एज निकाल, देखो इसका मतलब क्या है, हमें मालूम है कोई भी प्लांट होता है वो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू अब्सॉर्ब करता है। कोई प्लांट होता है तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के थ्रू अब्सॉर्ब करता है, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें जो कार्बन होता है वो 612 वाला होता है, जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें कुछ ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम परसेंटेज में कार्बन 14 भी होता है, जिसका N/P का रेशियो डिस्टर्ब है, रेडियो एक्टिव है। इसीलिए प्लांट जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करता है उसमें मेनली तो कार्बन 12 आता है, लेकिन कुछ परसेंटेज में वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन 14 को भी ऑब्जॉर्व करता है, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 बन कैसे जाता, तो उसका आंसर होता है एटमॉस्फेयर में जो N के एटम्स होते हैं, इसमें जब न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट होता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं उसमें कॉस्मिक न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स का अटैक होता है, तो वो चेंज करके कार्बन 14 बनाता है, साथ में प्रोटॉन्स निकलते हैं। बैलेंसिंग देखो, चेक करो, जिससे कार्बन 14 का फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर में होता है, और जो कार्बन 14 होता है रेडियो एक्टिव होता है, इसका N/P का रेशियो 1 से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बीटा डिके करता है, और जब ये बीटा डिके करेगा तो वापस नाइट्रोजन का आइसोटोप बना देता
यहां पर आपको सिर्फ इतना पहले पता होना चाहिए कि जो कार्बन 14 होता है रेडियो एक्टिव होता है, जो कि बीटा डिके देता है। जो बीटा डिके करता है इसकी हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली 6000 ईयर्स होती है। अब पूरी कहानी सुनो। अब कार्बन डेटिंग का मतलब से जैसे हमको कोई बहुत ओल्ड वुड का टुकड़ा मिल गया, ओल्ड वुड का टुकड़ा मिल गया, हमसे पूछा गया भैया इसकी एज क्या है, तो हम कहेंगे इसका लॉजिक कैसे निकाला जाए, इसकी एज कैसे निकाली, तो कहेंगे कार्बन डेटिंग टेक्निक करेंगे। वो टेक्निक कैसे करेंगे सुनते रहना। कहेंगे भैया जब प्लांट जिंदा था, लाइफ थी, तो एटमॉस्फेयर से जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब कर रहा था तो उसमें कार्बन 14 भी ऑब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक भैया, इसकी कार्बन 14 की हाफ लाइफ 6000 साल होती है लगभग। तो प्लांट की लाइफ क्या होगी? 100 साल, 200 साल, 500 साल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कार्बन 14। लेकिन जब हजारों साल निकल जाएंगे तो प्लांट तो खत्म हो चुका होगा, उसकी लाइफ तो खत्म हो चुकी हो, तो उसने कार्बन 14 को एसिमुलेट करना, ऑब्जॉर्ब करना बंद कर चुका हो, लाइफ ही नहीं रही। अब हजारों साल निकल गए, लेकिन प्लांट ने जो भी कार्बन 14 को ऑब्जॉर्ब किया था, क्या वो कार्बन 14 धीरे धीरे करके डिके करता जाएगा? तो आज हमको जो वुड का टुकड़ा मिला उसमें कुछ ना कुछ कार्बन 14 जरूर मिलेगा। हमको लगाना है फॉर्मूला एज वुड के टुकड़े के निकालने के लिए, वो फॉर्मूला तो लगाना है T=2.303, लैम्डा की जगह 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, लॉग ऑफ n नॉट बाई n। तो बेटा वुड के टुकड़े की एक्सरसाइज करी तो उसमें देखा कितना कार्बन 14 है, या वो कितना, जो वुड का टुकड़ा है कितना बीटा डिके कर रहा है, क्योंकि कार्बन 14 बीटा डिके करता है, वही कार्बन 14 n बता देगा। लेकिन नॉट कहां से लाए? ये तो हमको देखना पड़ेगा कि जब ये प्लांट जिंदा था तब उसने कितना कार्बन 14 ऑब्जॉर्ब किया, वो तो हम नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं, जो वुड का टुकड़ा मिला उसी की मिलता जुलता फैमिली का एक लाइव प्लांट देख लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कितना कार्बन 14 या वो कितना बीटा डिके कर रहा है। वो कार्बन 14 का एन नॉट बता देता है, वो एन नॉट नोट कर लेते। कार्बन 14 की हाफ लाइफ मालूम ही होती है, लगा देते हैं, टीके वाले निकाल लेते। एक बार फिर से पूरी बात बोलूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इधर फिजिक्स में भी काम आएगा। बेटा मैंने कहा ये कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज की जाती है ओल्ड वुडन आर्टिफैक्ट की एज निकालने के लिए की जाती है। जैसे हमको कोई बहुत पुराना वुड का टुकड़ा मिला, उसकी एज पूछी, तो मैंने कहा जब वुड का अपना हजारों साल एज रही होगी, जब उसका प्लांट रहा होगा या ट्री रहा होगा, तब उसने कार्बन 14 ऑब्जॉर्ब किया होगा। अब भाई हमने बोला प्लांट या ट्री की एज क्या होगी, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाफ लाइफ कार्बन 14 की अप्रोक्सीमेटली 6000 साल। तो हजारों साल निकल गए। जब तक प्लांट था तो उसने कार्बन 14 लगभग कांस्टेंट, हजारों साल निकल गए। आज हमको वुड का टुकड़ा मिला, उसमें कार्बन 14 का कंटेंट देख लिया, वो हो गया n। वो क्या हो गया? n बचा हुआ। n नॉट कैसे निकाले? ये तो हमको तब देखना पड़ेगा जब वो प्लांट जिंदा था तब उसमें कितना कार्बन 14 था, वो तो हम नहीं देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो वुड का टुकड़ा मिला उसी फैमिली का एक जिंदा प्लांट, लाइव प्लांट देख लेते हैं
और उसमें कार्बन 14 कंटेंट चेक कर लेते हैं, वो एम नॉट बता देता है। हाफ लाइफ कार्बन 14 की पता होती है, पुट कर देते हैं, ठीक निकल आता है। ये ध्यान रखें, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर ये बोलेगा आज वुड का टुकड़ा मिला, वो कितना बीटा पार्टिकल का डिके कर रहा है, वो हमको क्या बता देगा, करस्पॉन्डिंगली एन बता देगा। एटम बोलो या एक्टिविटी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो एटम का रेशियो बोलो या एक्टिविटी का रेशियो बोलो, एक ही बात होती है। आज हमको वुड के टुकड़े में कितना बीटा पार्टिकल का डिके कर रहा है वो एन दे देगा, और उसी का फ्रेशली वुड कोई देखोगे उसमें कितना बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है वो एन नॉट दे देगा, कार्बन 14 की हाफ लाइफ दे देगा, उठा के पुट कर दोगे, टी की वैल्यू निकाल दोगे, क्वेश्चन खत्म। इसी को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। चलो इस पे क्वेश्चंस करो, इस पे क्वेश्चंस करो, फिर से वापस असाइनमेंट पे आ जाओ, और तुम अपने आप क्वेश्चन नंबर जितना मैंने बताया है बहुत आसान होता है। एक चीज बता दूं मैं, एक बात और, जो कार्बन 14 होता है बीटा पार्टिकल डिके करता है, उसको मेजर किससे करते हैं, जिससे मेजर करते हैं उसको कहते हैं जीएम काउंट। अब एक काम कर डालो, पहले यूरेनियम डेटिंग में क्वेश्चन कर, बहुत आसान, आपके सामने शीट में 23rd, 24th, 25, 26 खत्म करिए। 23 से 26 तक करिए। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए और समझ में आ जाएगा। कहता है वुडन आर्टिफैक्ट मतलब ओल्ड वुड का टुकड़ा, उसकी एक्टिविटी मतलब कितने बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है, 32, जबकि फ्रेशली कट वुड की एक्टिविटी कितनी है, 64। तो इसका मतलब जो वुड का टुकड़ा मिला है, जो वुडन आर्टिफैक्ट है, उसकी एक्टिविटी बीटा पार्टिकल की 64 मतलब आधी हो गई, आधी हो गई। तो उसकी एज कितनी हो गई, हाफ लाइफ के बराबर। आंसर इज सेकंड पार्ट। क्योंकि एक्टिविटी लाइफ प्लांट की कितनी है, 64 बीटा पार्टिकल, और वुड के टुकड़े की कितनी है या वुडन आर्टिफैक्ट की कितनी है, 32। एक्टिविटी आधी हो गई तो एज कितनी हो गई, हाफ लाइफ के बराबर। आंसर सेकंड पार्ट। 24th, वरुण गुप्ता जब आईटी पहुंचे ना वहीं पूछना है, ठीक है, कि प्लांट एक्सटिंक्टेड हो गया तो क्या होगा, आईटी वाले बताएंगे। 23rd का आंसर बी पार्ट हो गया। 24th, बेटा रॉक के टुकड़े की एनालिसिस करी गई तो मिला लेड और यूरेनियम के एटम का रेशियो 0.25 मतलब 1/4। तो इनिशियल यूरेनियम कितना हुआ, 5, आज कितना बचा, 4। तो एन नॉट बाई एन क्या हो गया, 5/4। हाफ लाइफ पता है, आंसर बोलो, ए पार्ट। हाँ? 25 का लास्ट पार्ट कैसे लगा दिया, 25 देखो ना फिर से। लेड यूरेनियम का रेशियो 1/4 है, तो इनिशियल यूरेनियम 4 + 1 5, आज बचा 4। तो एन नॉट बाई एन क्या हो गया, 5/4। ठीक है। 25 कहता है यूरेनियम डिके करके लेड के फाइनल में पहुंचता है,
जो का टुकड़ा देखा गया उसमें यूरेनियम और लेड का रेशियो 1:3 है। तो इनिशियल यूरेनियम कितना हुआ 4, आज कितना 1, 2 बार आधा हुआ। आंसर इज लास्ट पार्ट। सिंपल क्वेश्चंस हैं। 26 पढ़िए। रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स है जो कि वाई पे जाके खत्म होता है, जो स्टेबल है। मून में रॉक को देखा गया, एक्स और वाई का रेशियो 1:7 है। इसके मतलब रेडियो एक्टिव कौन है एक्स, तो इनिशियली एक्स कितना होगा 8, आज कितना है 1, 3 बार आधा हुआ। आंसर ए पार्ट हुआ। नेक्स्ट पेज करिए। 27, 28, 29, 30 करिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जिनको मोल की एप्लीकेशन की क्लास टारगेट बैच में पढ़नी है वो स्टूडेंट कल सुबह 11 बजे एप्लीकेशन ऑफ मोल्स की क्लास कल सुबह 11 बजे लूंगा। जिनको पढ़नी, जो फर्स्ट क्लास भी पढ़ी हो। अच्छा क्वेश्चन। मोहम्मद अमन, मैंने बोला है कि कल सुबह 11 बजे टारगेट बैच मोल कॉन्सेप्ट की दूसरी क्लास। हाँ, 27 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए बेटा। कार्बन 14 तो एटमॉस्फेयर में होता, तो अगर कोई वुडन रहे या न रहे, जो भी मशीन कार्बन 14 की रेटिंग बता रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो सैंपल बिना भी रेटिंग आएगी। इसीलिए उसने लिखा है नो सैंपल, तब भी 20 काउंट्स पर मिनट बता रहा है। तो ये एटमॉस्फेयर में तो कार्बन 14 होता ही है। अब कहता है जो लाइव वुड था उसमें कितनी काउंटिंग आ रही है 80, तो लाइव वुड में 80 आ रही है, लेकिन इसमें 20 बिना सैंपल वाली जुड़ी हुई है। एक्चुअल में जो लाइव वुड की जो काउंटिंग है वो 80 में से 20 घटाओ 60 की। और जो वुडन आर्टिफैक्ट है, पुराना वुड का टुकड़ा, उसकी कितनी आ रही है 35 काउंट्स पर मिनट। लेकिन उसमें मशीन में जो बिना सैंपल के भी 20 रीडिंग थी, तो 35 एक्चुअल थो ना, 20 घटाओ 15 रीडिंग है। तो इसका मतलब 60 से 15 करना मतलब 2 बार आधा करना। इसलिए उसने रफली हाफ लाइफ पूछी है,
तो क्या 5700 इंटू 2, जिसको अप्रोक्सीमेटली आंसर में सी पार्ट बोला जा रहा है। गॉट इट? गॉट इट? 28 क्वेश्चन मेरे से मैं बता चुका हूं। 28 क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 कहां से आ जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन के एटम पे न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करना। आंसर इज ए। 29 बेटा एक वुडन आर्टिकल है, मतलब ओल्ड वुड का टुकड़ा है, उसमें कितना कार्बन के लिए लिखा है? एक्टिविटी 7.6, जबकि फ्रेश में कितनी थी? 15.2। तो 15.2 फ्रेश में थी, ओल्ड वुड के टुकड़े में एक्टिविटी 7.6 है, 15.2 का आधा 7.6 होता है, तो एज कितनी हुई? हाफ लाइफ के बराबर। आंसर इज ए। 30 बहुत आसान। पोटेशियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप दिया, डिके करता है ऑर्गन में। रॉक का टुकड़ा देखा गया, इसमें पोटेशियम ऑर्गन का रेशियो 1:7 है, तो इसका मतलब ओरिजिनल पोटेशियम कितना रहा होगा? 8, बचा कितना? 1, तो 8 से 1 मतलब 3 बार आधा। हाफ लाइफ दी है, इंटू 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 31, 32 करने की कोशिश करिए। बढ़िया क्वेश्चन। 31, 32 करने की पूरी कोशिश करिए। अच्छे स्टूडेंट्स के लिए दोनों क्वेश्चंस हैं, 31, 32 करके देखिए। थोड़ा मैसेज बॉक्स को ठीक कर दीजिए, देखिए। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन शुरू। सीखो। 31 आसान, मैंने अभी थोड़ी पहले आइडिया दिया था। कहता है जीएम काउंटर, कहता कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, तब भी वो काउंटिंग 3 दिखाता है, 3 डीपीएस। अगर रेडियो एक्टिव रख देते हो तो स्टार्टिंग में 23 दिखाता है, 10 मिनट बाद 13 दिखाता है, 3 जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअल में कितना हुआ? पहले 20 था, बाद में 10, और 20 से 10 होना मतलब हाफ होता है, तो 10 मिनट क्या हो गई? हाफ लाइफ। फिर कहता अगले 10 मिनट के बाद, एक्चुअल में 10 था, 5 हो जाएगी, लेकिन नो सैंपल वाला 3 भी तो जुड़ेगा, तो 5 और 3 8। आंसर इज ए। गुड क्वेश्चन। होपफुली आपने कर लिया, ज्यादा स्टूडेंट्स ने कर लिया था मेरे ख्याल से, समझ में आना चाहिए। अब मैं आता हूं 32। वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, जिसको आप कहते हैं शुरू हो रहा। लिखा है ए, जेड है, एम, बी, ए ही बना या बी बना लो यार, क्या फर्क पड़ता है? जेड में से 4 गया, एम में से 8 गया, 2 अल्फा निकले, ये अल्फा लिख दिया। ठीक है, देखना ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से देखना। ये रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ 10 दिन है, 1 मोल से शुरू किया,
तो कहोगे भैया 1 मोल से शुरू किया, हाफ लाइफ 10 दिन है, 20 दिन बाद देखना है, 2 बार आधा हो जाएगा, 3/4 चला जाएगा, 1/4 बचेगा। तो हीलियम ये तो सॉलिड फॉर्म में है, यही गैस है, सिर्फ गैस ये कितने मोल बनेगा? 2 इंटू 3/4 मोल्स बने। हीलियम गैस के फॉर्म में मिलेगी। वही प्रेशर, वही क्या वॉल्यूम की बातें कर रहा है कि ये तो ए और बी तो सॉलिड फॉर्म में होंगे, यही हीलियम गैस फॉर्म में होगी, उसी के काम वॉल्यूम होगा। एनटी में पूछ रहा है, इसके मोल्स पता है, इसके मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, एनटीपी में लीटर्स में वॉल्यूम निकाल। आंसर इज सी पार्ट। वेरी नाइस क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन करते वक्त ए और बी सॉलिड में थे, बहुत क्लियर रखना। नेक्स्ट पेज। और इसी के और बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट पेज लगाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, आप देखना ध्यान से। जैसे अभी किया था उसी तरह का 33। करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहां पे मेक इट क्लियर, ए भी गैस है, बी भी गैस है, अल्फा निकलेगा, हीलियम वो भी गैस है, सॉलिड नहीं है कोई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बेटा। युवराज, हमजा, आदित्य सिंह, काफी बच्चों ने किया। श्रेयांश शुक्ला बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस। सात्विक मिश्रा, अच्छा, तुम तो अच्छा करते ही रहते हो। शंभू, बहुत से बच्चे कर रहे हैं। अक्षर यादव, काफी बच्चों ने किया। देखो, सीखो। गैस जेड एम, बी बना, जेड 4 किया, एम में से 8 किया। कितने अल्फा पार्टिकल, मतलब कितने हीलियम? 2। पहले सब कुछ गैस में है, मेक इट क्लियर। क्वेश्चन में मेंशन। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ले रहा, ठीक। 1 मोल से शुरू किया, 2 हाफ लाइफ निकल गई, 3/4 चला गया, 1 मोल में से 3/4 बन गया, 2 इंटू 3/4। तो टोटल मोल सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 इंटू 3/4, इतने टोटल मोल्स। सब कुछ गैसी है, इसलिए सबके मोल्स जोड़ दिए। प्रेशर पूछा है, अप्लाई कर दिया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तुम्हें वैल्यूम 1 लीटर पता है, टोटल मोल्स मालूम है, आर की जगह 0.082 लगाइए, टेम्परेचर 300 केल्विन लगाइए, आंसर बनाओगे, आंसर सी पार्ट आए। ओके, 31। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अनामिका यादव सही किया। श्रेयांश शुक्ला, तुम भी बहुत अच्छा करते हो काम यार। अक्षत यादव सही किया, हमजा ठीक किया, शंभू अच्छा कर ही रहा है।
देखो बेटा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा, अच्छे बच्चों के। सुनो, इनिशियल एक्टिविटी 10.7 डीपीएस थी, हाफ लाइफ 1600 साल थी, 4800 साल की बात कर रहा है, 3 बार आधा हो चुका होगा, 3 बार आधा हो चुका होगा, तो इसकी एक्टिविटी 10 पावर टू 7 इंटू 1 पावर टू 3 होल प्राइस, मतलब उसकी एक्टिविटी इतनी हो चुकी होगी, 4800 साल के बाद इतनी एक्टिविटी हो चुकी हो। अब जब ये एक्स डिके कर रहा है, तो बेटा बहुत क्लियर करो, 2 अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, बैलेंसिंग से देखो, बैलेंसिंग से देखो, और मुझे पता है इस एक्स की डिके करने की एक्टिविटी इतनी है, एक डिके करेगा तो अल्फा 2 मिलेगा, कितने अल्फा पार्टिकल पर सेकंड मिलेंगे? 10, उसके समय 10⁻7/8 इंटू 2, ये मेरा आंसर, आंसर इज सेकंड पार्ट, 35। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, 35, बहुत अच्छे बच्चों के लिए। सागरी, तुम भी बहुत अच्छा काम करते हो यार, अक्षत वाजपेयी तो अच्छा करते ही है, अनामिका यादव बहुत अच्छा करने लगे हैं, शंभू यादव लगातार अच्छा कर रहे हैं, नमो मिश्रा, अच्छा यादव अच्छा करने लगा है, श्रेयांश वेरी नाइस, आशीष तिवारी ने भी सही निकाला है, अनुराग कुमार नहीं, गलत। मैं देख रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स बहुत तेजी से अच्छा काम करना शुरू कर चुके हैं, मेरा उनके ऊपर पूरा वॉच है कि क्या कर रहे हैं। देखिए, थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन, पहले लिखिए, इससे जब तुम लेड बना रहे हो तो कितने अल्फा, चेक करो, 8 अल्फा 6 बीटा निकल, बनाना आता है तो लिखना आता है। अब ये यूरेनियम 952 ग्राम दिया है, इसको इसके मास नंबर 238 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये देखो अल्फा पार्टिकल कितने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं, पार्टिकल्स बन रहे हैं, इसको Na से डिवाइड कर, Na से डिवाइड कर, तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 30 बोल्स में आ गया। अब मुझे मालूम है 4 में से x जाएगा तो सिर्फ अल्फा को पकड़े रहो, 8x बनेगा, तो ये 8x की वैल्यू हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30/8, 30/8 मतलब 15/4, तो बेटा 4 में से 15/4 गया, x की वैल्यू निकाल चुके हो, तो 4 में से 15/4 निकालो,
तो कितना बचता है? 1/4। तो इनिशियली 4 था, तो 4 को 1/4 बच रहा है। कितनी बार आधा हुआ होगा? 4 को 1/4 करने में कितनी बार हुआ आधा होगा? एक बार आधा करोगे, 2 फिर से आधा करोगे, 1 फिर से आधा करोगे, आधा फिर से आधा करोगे, 1/4, 4 हाफ लाइफ लेगा। आंसर इज सेकंड पार्ट। वेरी नाइस क्वेश्चन। एक बार फिर से, यूरेनियम 952 ग्राम दिया था, 238 से डिवाइड किया तो मोल्स, अल्फा पार्टिकल्स थे, Na से डिवाइड किया मोल्स। 4 में से x गया तो 8x बनेगा, तो ये बना है 30, 8x के बराबर कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली, तो 4 इनिशियल था, उसमें से x 15/4 गया, 1/4 बचा। 4 से 1/4 बचने का मतलब, 4 से 1/4 बचने का मतलब कितनी बार आधा हुआ? 4 बार, तो 4 हाफ लाइफ। आंसर सेकंड पार्ट। 36। एक जनरल बात याद है, एक जनरल बात। हाँ, अनुराग कुमार ठीक था तुम्हारा, ओके, क्यों परेशान हो बेटा? हाँ, एटॉमिक नंबर या मास नंबर, एक दिमाग में रखना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर अगर ऑड होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी जो इवन वाले होते हैं उनसे अप्रोक्सीमेटली देखो कम होती है। ऐसे जिनमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी इवन वालों से जनरली अनस्टेबल होते हैं। अलग से एक पॉइंट बना के लिख लीजिए। इन जनरल कि जो ऑड नंबर प्रोटॉन्स, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाले होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी इवन नंबर वालों के कंपैरिजन में अनस्टेबल। इसलिए इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट नंबर 1 सही, स्टेटमेंट नंबर 2 सही। आंसर इज ए पार्ट का जेन्युइन रीजन। 37। बेटे प्लॉट बनाया गया, एटॉमिक नंबर को वाई एक्सिस में रखा, प्लॉट ऑफ एटॉमिक नंबर वाई एक्सिस में रखा, और न्यूट्रॉन्स एक्स एक्सिस में रखे। उल्टा कर दिया है हमने, n/p का रेशियो बनाया था तो न्यूट्रॉन वाई एक्सिस में, यहाँ न्यूट्रॉन एक्स एक्सिस में। तो ग्राफ बनाओगे तो शुरू में तो n/p का रेशियो 1 चलेगा, 45 पे बनेगा, लेकिन बाद में क्या होगा? न्यूट्रॉन की तरफ झुक जाएगा। जैसे वहां पर वाई एक्सिस की तरफ झुक जाता है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की तरफ झुक जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, उनके रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए न्यूट्रॉन्स बढ़ाने पड़ते हैं, n/p का रेशियो बढ़ाना पड़ता है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 का प्रॉपर रीजन भी है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ए पार्ट होगा। हो गया? तो ये असाइनमेंट मेरे ख्याल से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो काम कराऊंगा उसमें थोड़ा पढ़ के रखिएगा। मास डिफेक्ट, हाँ अच्छा, हाँ। जिन्होंने अभी भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है, जिनका फॉर्म अभी भी कंप्लीट नहीं है, वो स्टूडेंट के पास ऑनलाइन फॉर्मेशन गई है, भर दीजिए। एक तो ये बात है। अब ये बता रहा था कि इस चैप्टर में अब जो तुम्हें पढ़ना है, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर ग्राफ्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस किसको कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं जो कि अभी भी इस बात पे बचा है। एज वेल एज न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे लिखी जाती हैं, ये सब काम अब तुम्हें करना बचा है, जो कि हमको लगता है कि एक क्लास और मिलेगी तो आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का काम भी हो जाएगा। ठीक है, अनाउंसमेंट्स मैंने आपको दे ही दिए हैं। जिनको
एप्लीकेशन ऑफ मोल्स पे क्लास करनी है कल सुबह 11 बजे। तो ऑप्शनल है, आप करिए नहीं करिए, आपकी अगर आता है तो बिल्कुल नहीं करिए, लेकिन जिन सबके लिए कंपलसरी कल शाम को 7 बजे रिएक्शंस बता दी ऑर्गेनिक की क्लास। सैटरडे और संडे के लिए मैंने बता दिया है, सैटरडे को 3:45, संडे को शाम को 4 बजे आपकी ये दोनों क्लासेस इन ऑर्गेनिक की क्लासेस, इनऑर्गेनिक की जनरलाइज क्लासेस होंगी। इससे आपको समझ में आएगा इनऑर्गेनिक मशीन पढ़ते कैसे, शुरुआत कैसे करते हैं। ओके, मैंने अनाउंसमेंट्स आपको सब दे दिए हैं। ओके, चलिए अपना फिजिक्स पढ़िए जाके। थैंक यू।